इस वीडियो में हम अंतिम खाते के बारे में देखेंगे। अंतिम खाता अंतिम खाता से आशय ऐसे खाते से है जब कोई व्यवसायी का मतलब व्यवसाय का मालिक अपने व्यावसायिक वर्ष के अंत में अपना लाभ हानि ज्ञात करने, ध्यान दीजिए, अपना लाभ हानि ज्ञात करने तथा वित्तीय स्थिति जानने के लिए जो खाता बनाता है उसे अंतिम खाता कहते हैं। तो अंतिम खाते में 2 पॉइंट, जब अंतिम खाते की मीनिंग लिखनी है तो आपको 2 मीनिंग एकदम ध्यान रखना है। लाभ हानि ज्ञात करना तथा वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाता है उसे अंतिम खाता कहते हैं। अंतिम खाते में 2 खाता तथा 1 विवरण सम्मिलित होता है। प्रथम खाता, पहला जो अकाउंट होता है व्यापार खाता तथा दूसरा जो खाता होता है उसे लाभ हानि खाता, और एक विवरण जो सम्मिलित होता है उसका नाम होता है आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट होता है। मतलब अंतिम खाते में 2 खाते तथा 1 विवरण सम्मिलित होता है। प्रथम खाता जो होता है व्यापार खाता होता है, दूसरा खाता जो होता है आपका लाभ हानि खाता होता है। अब आते हैं व्यापार खाता, देखते हैं क्या। व्यापार खाता से ऐसे खाते से जिसमें, ध्यान दीजिएगा ये वर्ड आपको लिखने, प्रत्यक्ष व्यय एवं प्रत्यक्ष आय, प्रत्यक्ष व्यय और प्रत्यक्ष आय को दिखाया जाता है तथा जिसका उद्देश्य सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करना होता है। सकल लाभ सकल हानि को कुल लाभ या कुल हानि भी कहते हैं। तो व्यापार खाते का अगर शॉर्टकट में अगर कोई पूछे तो व्यापार खाता आसान ही बात है, व्यापार खाता सास है, या लिख सकते हैं व्यापार खाता अंतिम खाता का प्रथम भाग होता है, या अंतिम खाता का पहला हिस्सा व्यापार खाते के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका प्रत्यक्ष व्यय और प्रत्यक्ष आय को दिखाया जाता है। जैसा और जिसका उद्देश्य लाभ हानि, सकल लाभ और सकल हानि ज्ञात करना होता है। सकल लाभ और सकल हानि को कुल लाभ हानि कहते हैं। अब आते हैं लाभ हानि खाते के बारे में देखते हैं। लाभ हानि खाता यह अंतिम खाते का दूसरा हिस्सा होता है। यह अंतिम खाते का दूसरा भाग होता है। इसमें अप्रत्यक्ष, ये वर्ड याद रहे, अप्रत्यक्ष आय और व्ययों को दिखाया जाता है तथा इसका जो उद्देश्य है वो शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करना होता है। इस खाते की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इतना याद रहे, 3 पॉइंट याद रहे। लाभ हानि खाता आप चाहे जब लिख सकते हैं। पहला, आप लाभ हानि खाता लिखने के लिए आपको याद रहे कि इसमें अप्रत्यक्ष व्ययों एवं आयों को दिखाया जाता है, इसका उद्देश्य शुद्ध लाभ हानि ज्ञात होता है तथा इस खाते की राशि पूंजी में हस्तांतरित की जाती है। ये 3 पॉइंट को बनाकर आप लाभ हानि खाते के बारे में चाहे जब लिख सकते हैं। ध्यान दें, 3 पॉइंट। पहला क्या है, अप्रत्यक्ष व्ययों आयों को, शुद्ध लाभ हानि दूसरा, पूंजी खाते में हस्तांतरित। अब आता है तीसरा हिस्सा जिसे आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। आर्थिक चिट्ठा से आशय एक ऐसे विवरण से है जिसमें व्यावसायिक वर्ष की शेष संपत्तियों एवं दायित्वों का लेखा किया जाता है। शेष मतलब बची हुई संपत्तियां हैं और दायित्वों का लेखा किया जाता है। यह एक विवरण है और एक निश्चित तिथि या विशेष तिथि पर तैयार किया जाता है, और यह अंतिम खाते का अंतिम भाग होता है। अगर याद रहे तो यह अंतिम खाते का अंतिम भाग होता है। अंतिम भाग क्या होता है? अंतिम खाते का अंतिम भाग या तृतीय भाग कौन होता है? आर्थिक चिट्ठा। इसको शॉर्टकट में अगर याद करने का तरीका तो आपके पास ये देख लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। व्यापार खाता जिसमें प्रत्यक्ष व्यय एवं आयों को लेखा जोखा था। सकल लाभ हानि अंतिम खाता का प्रथम भाग। 3 पॉइंट लिखकर व्यापार खाते के चाहे जब मीनिंग आप आसानी से लिख सकते हैं। व्यापार खाते की मीनिंग लिखनी हो तो ये 3 बातें याद कर लीजिए आप। प्रत्यक्ष व्यय एवं आयों का लेखा, सकल लाभ हानि इसका उद्देश्य होता है, और ये अंतिम खाता का प्रथम भाग होता है। आते हैं दूसरा, देखते हैं लाभ हानि खाता है। यह इसमें अप्रत्यक्ष व्यय एवं आयों का लेखा जोखा होता है, इसका उद्देश्य शुद्ध लाभ हानि होता है, और ये अंतिम खाते का दूसरा भाग होता है। ये 2 पॉइंट इसको देखकर आप लिख सकते हैं। अब आते हैं तीसरी पॉइंट, इसका देखते हैं। आर्थिक चिट्ठा यह एक विवरण है, विशेष तिथि पर तैयार किया जाता है, संपत्तियों दायित्वों का लेखा जोखा है, और एक भी पॉइंट अगर इसमें बढ़ाना चाहे तो ये अंतिम भाग होता है। ठीक है, ये अंतिम भाग होता है। ये 4 पॉइंट इसकी मीनिंग लिखने के लिए। एक पॉइंट और देखते हैं बेटा, अंतिम रहतिया या स्टॉक। रहतिया से आशय किसी व्यवसाय के उस
व्यवसाय के उस माल से है या व्यवसाय के माल के उस भाग से है जो व्यवसायिक वर्ष के अंत में बिकने से बच गया हो, उसे रहतिया कहते हैं। माल क्या होता है, अगर कोई पूछे गुड्स क्या है, ध्यान दीजिए गुड्स, तो ध्यान दो, जब कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय में जो भी वस्तु खरीदता हो बेचने के उद्देश्य से, परचेज करता हो बेचने के उद्देश्य से, उसे माल कहते हैं। और जो माल नहीं बिक पाता है उसे रहतिया बोलते हैं या स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, फिर से एक बार मीनिंग आप देख लेंगे। आपके पास मीनिंग देखने के लिए आपका यह कि अंतिम खाता हम पढ़ रहे हैं, अंतिम खाते में आपको मीनिंग लिखना होगा। अगर तो आसानी से लिख सकते हैं अंतिम खाता में, ध्यान दो, अंतिम खाते से ऐसे खाते से जब कोई व्यवसायी अपने व्यावसायिक वर्ष के अंत में, ध्यान देना है क्या पॉइंट लिखना है। पहला, व्यवसायी अपने व्यवसाय के वर्ष के अंत में क्या पॉइंट है, लाभ हानि और वित्तीय स्थिति, ये 4 पॉइंट। अंतिम खाता से आशा क्या है, क्या पॉइंट देखेंगे, जब कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय के वर्ष के अंत में लाभ हानि या वित्तीय स्थिति जानने के लिए जो खाता बनाता है उस खाते को अंतिम खाता कहते हैं। और अंतिम खाते में 2 खाते, एक विवरण सम्मिलित होता है। प्रथम खाता व्यापार खाता का नाम से जाना जाता है, दूसरा खाता लाभ हानि खाते का तथा विवरण आर्थिक चिट्ठा या तुलन पत्र के नाम से जानते हैं। व्यापार खाते का शॉर्टकट तरीका आपको बता दिए हैं। व्यापार खाते में अगर कोई पूछे या लिखना हो तो या ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न बनेगा तो यहाँ से बन सकता है कि प्रत्यक्ष व्यय प्रत्यक्ष आय कहाँ दिखाया जाता है, व्यापार खाते में। या उद्देश्य क्या होता है, सकल लाभ हानि, और इस सकल लाभ और सकल हानि को कुल लाभ या कुल हानि भी कहते हैं। अंतिम भाग, आप वीडियो को रोक कर इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने होंगे तो ध्यान दिए, अगर न्यूमेरिकल प्रश्न सॉल्व करने हैं तो आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। व्यापार खाते अगर पूछेगा व्यापार का, आपको ध्यान रहे कि व्यापार खाते के डेबिट साइड, मतलब जिसे बोलते हैं ऋणी पक्ष, व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में क्या क्या जाता है। पहला ओपनिंग स्टॉक, जिसे हम प्रारंभिक रहतिया कहते हैं, वो दिखाएंगे। फिर परचेज दिखाएंगे, उसमें से परचेज रिटर्न क्रय वापसी घटा देंगे। क्रय वापसी को हम बाह्य वापसी के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी दे देता प्रश्न में बाह्य वापसी, इसको हम बाह्य वापसी भी कहते हैं। बाह्य वापसी क्यों कहते हैं, क्योंकि खरीदा हुआ गया माल बाहर वापस जाता है, न कि माल वापस आता है। अगर आंतरिक वापसी की बात कहेगा तो उसे सेल रिटर्न बोलते हैं, आंतरिक वापसी बोलेगा तो उसे बिक्री वापसी बोलते हैं, क्योंकि माल वापस वही आता है जो बिका हुआ होता है। ध्यान रहे, पहला प्रारंभिक रहतिया जाता है, फिर आपका परचेज जाएगा, उसमें से परचेज रिटर्न घटा देंगे। कैरिज इनवर्ड आंतरिक भाड़ा, ठीक है, या केवल भाड़ा देगा वो भी यहीं जाएगा। आपका अगला मजदूरी, ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंस, कारखाना व्यय, कारखाना संबंधित कोई भी, कारखाना बिजली, कारखाना किराया, कुछ भी कारखाना होगा सभी जाएगा। कारखाने के साथ साथ अगर कभी कभी कारखाना व्यय को बोलोगा निर्माणी व्यय बोल देता है, ठीक है, निर्माणी व्यय, तो भी निर्माणी व्यय आपका यहीं जाएगा। ऑक्ट्री चुंगी, गैस वाटर फ्यूल, ये गैस पानी अग्नि, इंपोर्ट ड्यूटी, मोटी पावर या पोर्ट चार्ज, कैरेज, ये सब जो पावर ओवर की बात होगी, शक्ति उक्ति यहीं, ईंधन शक्ति, ये सब का यूज यहीं होता है। तो कभी कभी प्रश्न में, और क्रेडिट साइड में सेल विक्रय जाएगा, विक्रय में से विक्रय वापसी घटा देंगे, और अंतिम रहतिया, 3 चीज इधर जाते हैं, 3 आइटम्स। बाकी जो डिफरेंट आता है, और डिफरेंट ग्रॉस लॉस हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इधर का अमाउंट, डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा होता है तो इधर डिफरेंट, तो ग्रॉस लॉस। तो इसी तरह पूछता है ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस हो गया तो डेबिट वाला ज्यादा तो लॉस होगा। अगर कभी याद रहे आपको, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस की बात हो जाए, कौन से बैलेंस की, डेबिट बैलेंस, तो इसका मतलब ये होता है ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अगर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस पूछ दे, क्रेडिट बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट। इधर का ज्यादा हुआ, इधर डिफरेंट हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ये जो डिफरेंट अमाउंट होगा, डिफरेंट अमाउंट कहां से होगा, हम इधर का टोटल कर लेंगे, यहाँ यही वाला अमाउंट यहाँ रखेंगे, यही वाला अमाउंट यहाँ, जो डिफरेंट होगा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इधर वाला अमाउंट ज्यादा है तो यहाँ वाला टोटल कर लेंगे, यही अमाउंट यहाँ रख देंगे, जो डिफरेंट होगा वो ग्रॉस लॉस आ जाएगा। अब इन व्ययों के नाम से कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना लेता है कि व्यापार खाते में कौन कौन से व्यय जाते हैं, तो याद रहे ये सब व्यय जाते हैं। कभी पूछेगा मजदूरी प्रत्यक्ष व्यय है या नहीं, तो व्यापार खाते में जाने वाले सभी व्यय ये सब के सब क्या हैं, प्रत्यक्ष व्यय हैं, क्योंकि आपको पहले बताया जा चुका है कि व्यापार खाता में प्रत्यक्ष व्यय दिखाए जाते हैं, ये प्रत्यक्ष व्यय है। अब आते हैं, आपका अगला है लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता क्या है, जिसमें अप्रत्यक्ष व्यय दिखाए जाते हैं, मतलब ये जितने सब व्यय लिखे गए हैं सब के सब अप्रत्यक्ष व्यय हैं।
और ये सभी सभी अप्रत्यक्ष आय हैं क्रेडिट साइड में। ये इसका क्रेडिट साइड है बेटा, ये इसका डेबिट साइड। वही कहानी, अगर प्रॉफिट लॉस का डेबिट वाला ज़्यादा हुआ, इस साइड का ज़्यादा हुआ, तो इधर आएगा शुद्ध लाभ। अगर कभी पूछा जाए प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, याद रहे प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, तो इसका मतलब हानि। और कौन सी हानि होती है? खाता प्रॉफिट लॉस है इसलिए शुद्ध हानि होगी। अगर कभी बात आ जाए प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस की बात, तो प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है आपका शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ क्रेडिट बैलेंस का मतलब इस साइड का ज्यादा, क्रेडिट साइड का वाला ज्यादा है, इधर डिफरेंट आया है, इधर वाला अमाउंट ज्यादा होगा तो ये वाला अमाउंट यहां लिखकर यही वाला अमाउंट यहां लिख देंगे, जो डिफरेंट आएगा वो शुद्ध लाभ हो जाएगा। अगर डेबिट वाला ज्यादा है, इस साइड का पूरा ज्यादा है, तो ये वाला अमाउंट यहां लिखकर यहां लिख देंगे, जो डिफरेंट है इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि इधर कम पड़ेगा, जो कम पड़ेगा शुद्ध हानि हो। तो जब डेबिट ज्यादा होगा तो उसे बोलते हैं प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है, कि डेबिट वाला ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस तो हानि। तो चाहे प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस हो, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस होगा, कहीं पर भी याद रहे। अगर डेबिट की बात आई तो समझ लेना, अगर डेबिट की बैलेंस, डेबिट बैलेंस कौन सी बैलेंस की बात आ रही है? डेबिट। तो ये समझ लेना है, या तो वो लॉस हो सकता है, या तो असेट्स हो सकता है, या तो एक्सपेंसेस। डेबिट का मतलब होता है या तो लॉस होगा, या तो एसेट्स होगा, या तो एक्सपेंसेस, तीन चीज हो सकते हैं। फिलहाल आगे हम वीडियो में देखेंगे, यहां तक पहले समझ लीजिए। तो अप्रत्यक्ष व्यय कितने हैं, या अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप में क्या है? सैलरी हुआ, कमीशन हुआ, डिस्काउंट हुआ, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जितने सभी एक्सपेंसेस के नाम दिए हैं हिंदी में लिखे भी हैं, आपको याद कर लेने हैं। ये सब के सब अप्रत्यक्ष व्यय हैं, और जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वो सब के सब प्रत्यक्ष व्यय हैं। वीडियो रोक कर ये आप लोग क्या करें, कॉपी पे नोट कर लेंगे और उसको याद कर लेंगे, जिससे जब हम प्रश्न न्यूमेरिकल प्रश्न लगाएं तो आपको आसानी से समझ में आए कौन कहाँ जाए। जैसे आपको याद रहना चाहिए कार्यालय व्यय यहाँ जाता है, बट कारखाना व्यय हो तो ऊपर जाएगा। आपको पूंजी पर ब्याज यहां पर जाता है, ऋण पर ब्याज इसी साइड जाएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। सब याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो आपको प्रश्न सॉल्व करते समय अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब आते हैं आपकी बैलेंस शीट की बात आती है कि बैलेंस शीट में क्या किया जाता है। आप इस वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। बैलेंस शीट की बात आती है तो बैलेंस शीट में आपका आर्थिक चिट्ठा में आपका इस एक साइड लायबिलिटीज होता है, इस साइड एसेट्स होता है। लायबिलिटीज में पहला वर्ड होता है पूंजी, लायबिलिटीज का जो पहला वर्ड होता है वो पूंजी होती है, कैपिटल। उसमें से जो शुद्ध लाभ आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, उसे लाकर यहाँ पर जोड़ देंगे। अगर शुद्ध हानि होगी तो पूंजी में से घटा देंगे, क्योंकि वहां लिखेंगे लाभ हानि खाते का जो राशि होती है पूंजी खाते में हस्तांतरित होती है। तो शुद्ध लाभ होगा तो जुड़ेगा, शुद्ध हानि होगी तो घटेगा, बट हम यहाँ केवल हम शुद्ध लाभ दिखाकर प्लस किए हैं। अगर हानि होता तो यहाँ से माइनस हो जाता। इसके बाद जो आएगा इसमें से आहरण घटा दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी होगा आहरण, आहरण क्या होता है? जो व्यवसायी अपने फर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए निकालता है उसे आहरण कहते हैं, उसे घटा देंगे। ठीक है, यहाँ रखते हैं। लेनदार इसी साइड जाएगा, संचय इसी साइड जाएगा, आदत व्यय इस साइड जाएगा, अनुपार्जित आय, बिल्स व्यय, अधिविकर्ष, ये सभी दायित्व हैं। कभी कभी पूछ देगा कि संचय क्या है, या आदत व्यय क्या है, अनुपार्जित आय क्या है, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, बैंक लोन क्या है, तो सब के सब दायित्व हैं। संपत्ति में क्या आता है? जैसे आपका ख्याति क्या है? संपत्ति है भवन, मशीन, फर्नीचर, विनियोग, देनदार, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, प्राप्त विपत्र, पेटेंट, भूमि, और कैश भी हो सकता है। कैश एट बैंक, बैंक में अगर पैसा है तब भी वो भी संपत्ति है। कभी कभी लिख देता है कैश इन हैंड, हाथ में रोकड़ है, वो भी संपत्ति है, ये भी आपका संपत्ति में है। तो जितनी भी और कुछ संपत्तियां होंगी जो हम फॉर्मेट में नहीं लिखें, फिर भी अगर संपत्ति होगी तो आपका इस साइड होगा, और लायबिलिटीज होगा तो इस साइड। दायित्व क्या होता है? जो किसी दूसरे को देनी होती है उसे दायित्व होते हैं। संपत्ति हमारा जिस पर अधिकार होता है। अब कुछ वर्ड हम नीचे बताए हैं जिनको आपको क्लियर कर लेना होगा कि ऊपर लिखेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो देख लीजिए वो लिखें। विनियोग, कभी कभी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इन्वेस्टमेंट, जब कोई व्यक्ति किसी फर्म या संस्था या कंपनी में कोई धनराशि आय कमाने, ध्यान देना है, आय कमाने, ध्यान दे, जब कोई व्यक्ति कोई धनराशि आय कमाने या सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाता है, इतनी पॉइंट याद है, लगाता है तो उसे विनियोग कहते हैं। और इस विनियोग के बदले में मिलने वाला प्रमाण पत्र क्या कहलाता है? प्रतिभूति, जो प्रूफ होता है, एविडेंस होता है। एविडेंस किसका? इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का जो प्रूफ होता है वो प्रतिभूति कहलाती है। कि आप कहीं पर पैसा लगाते हैं, तो जैसे LIC में पैसा इन्वेस्ट किए तो LIC का जो बॉन्ड्स मिलता है उसको सिक्योरिटी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्रतिभूति। आप शेयर खरीदें, शेयर का जो शेयर का बॉन्ड मिलेगा वो आपका प्रतिभूति होगा। डिवेंचर खरीदेंगे, ऋण पत्र, तो उसका जो बॉन्ड्स मिलेगा वो होगा। तो LIC बॉन्ड हुआ। जहां भी पैसा आप लगाते हैं वहां से जो प्रमाण पत्र मिलता है उसे बोलते हैं प्रतिभूति। अब पैसा लगाने के
जब कहीं पर पैसा लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, विनियोग। अब पैसा लगाने का दो ही उद्देश्य होता है, आय कमाने या सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अब अगला देखते हैं संचय क्या है। ऐसी कोई भी धनराशि जो भविष्य में, जैसे बिजनेस अब कोई चला रहा है तो जीवन में अनिश्चितताएं बनी रहती हैं। अनिश्चितताएं बनी रहती है मतलब क्या, हानि होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो भविष्य में अनिश्चितताओं से बचने के लिए रखी जाती है, ऐसी रहती है। हर व्यवसायी ये चाहता है कि उसका व्यवसाय क्या आराम से चले, भविष्य में कोई नुकसान हो सके तो उसके लिए पैसा एकत्रित करके रखते हैं, उसे बोलते हैं संचय, जो भविष्य में हानियों से बचने के लिए रखा जाता है। भविष्य में अनिश्चितताओं मतलब हानियों से बचने के लिए रखी जाती है, उसे संचय कहते हैं। इसकी राशि व हानि दोनों अनिश्चित होती है। अनिश्चित होने मतलब क्या, संचय जो रखी जाती है, कितना संचय करके रखा जाता है ये भी पैसा कन्फर्म नहीं है, और कितनी हानि होगी ये भी निश्चित नहीं है। जबकि कभी एक प्रावधान होता है, प्रावधान एक शब्द होता है। अप्रावधान क्या राशि क्या होती है, अनिश्चित होती है, बट हानि निश्चित होती है। अगर हानि निश्चित है तो उसको प्रावधान के नाम से जानते हैं, परंतु उसकी राशि भी अनिश्चित होती है। अब आते हैं, देखते हैं अगला वर्ड अदत्त व्यय। 2 नंबर की थियरी में कभी पूछ देता है। अदत्त व्यय ऐसे व्यय जो वर्ष के अंत में किए गए हैं, मतलब किए गए परंतु उनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया। मतलब क्या, हमने किसी व्यक्ति से काम करवा लिया परंतु अभी तक पैसा नहीं दिया, तो उस व्यय को बोलते हैं क्या, अदत्त व्यय या बकाया व्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में बकाया व्यय कहते हैं। मतलब हमने किसी व्यक्ति से अपना काम करवा लिया, उसे कह दिया पैसा बाद में देंगे, तो ऐसे व्यय को बोलते हैं क्या, अदत्त व्यय, जो काम करवा लिया परंतु पैसा नहीं दिया। पूर्वदत्त व्यय ऐसे व्यय जो वर्ष के दौरान किए गए नहीं है, मतलब एक काम नहीं हुआ है, मतलब हमने काम नहीं करवाया, पैसा एडवांस दे देते हैं लेकिन उनका भुगतान अग्रिम कर दिया। जब किसी व्यक्ति को काम करने से पहले हम पैसा दे देते हैं कि हमारे यहाँ आकर आप काम कर दीजिएगा, तो उसे बोलते हैं पूर्वदत्त व्यय। काम करवा लिए और पैसा नहीं दिए वो अदत्त में हो जाएगा, और काम नहीं करवाए पैसा एडवांस में दे दिए वो पूर्वदत्त हुआ। अनुपार्जित आय ऐसी तरह आय होती है, ऐसी राशि जो हम कमाई नहीं है और हमने एडवांस ले लिए। ये तो एडवांस पूर्वदत्त व्यय था कि हम किसी व्यक्ति को एडवांस दे दिए तो व्यय हो गया, किस खर्चा किसी को दे दिए। उसी तरह जब हम किसी व्यक्ति का काम किए नहीं है, पैसा एडवांस ले लेते हैं, तो उसे अनुपार्जित आय कहते हैं। और जब कहीं पर व्यक्ति से काम कर लिए होते हैं और हमारा पैसा मिलता नहीं है, उसे उपार्जित आय कहते हैं। ऐसी राशि जो कमाई जा चुकी लेकिन वर्ष के अंत में प्राप्त नहीं, उसे उपार्जित आय कहते हैं। जैसे अदत्त व्यय होता है, हम बकाया कर लेते हैं, उपार्जित आय हमारा बकाया हो गया है, तो हम बकाया किसी कर लिए हैं तो हमारा क्या होगा, ये दायित्व माना जाता है। हमारा बकाया हो गया तो ये संपत्ति होगी। हमने किसी का पैसा रोक लिया है तो आज नहीं कल देना है, तो अदत्त व्यय है, ये दायित्व होगा। हमारा पैसा रुक गया है तो आज नहीं कल मिलेगा, उसे उपार्जित आय कहते हैं। पूर्वदत्त व्यय हम एडवांस दे दिए हैं, अनुपार्जित आय एडवांस ले लिए हैं। आते हैं लास्ट वर्ड इस वीडियो का, ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है जो व्यक्ति के व्यवहार और प्रसिद्धि व ईमानदारी पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना पॉपुलर है, कितना फेमस है। जितना पॉपुलर फेमस होगा उसकी ख्याति उतनी मानी जाती है। इसी को बोलते हैं, इसी के आधार पर उधार मिलता है, प्रचार होता है, क्रेडिट या साख बोलते हैं। यह अदृश्य अस्थायी संपत्ति है। ठीक है, इसके आगे वाले वीडियो में हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। हाँ, आपको ट्रेडिंग अकाउंट ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद रहना चाहिए कि कौन किस साइड क्या क्या जाता है। ठीक है, नहीं तो आपको प्रश्न नहीं समझ में आएगा। आपको ये भी याद होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में जिसे अपने लिखा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाएंगे याद होना चाहिए, फिर प्रॉफिट लॉस में क्या क्या जाएगा याद रहे, और उसके बाद बैलेंस शीट में। अगर आपको याद रहेगा तो प्रश्न आसानी से समझ में आएगा। ठीक है।